इतिहास संकलन पत्रिका शोधांकन या अंकाचे प्रकाशन। आजच्या या कार्यक्रमाला फार दिग्गज असे पाहुणे आपल्याकडे उपस्थित आहेत। माननीय डॉक्टर बालमुकुंदजी पांडे आणि डॉक्टर ओ उपाध्यायजी यासोबतच आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राधाकृष्ण जोशी सरजी या सर्वांचे या अपूर्व अशा संध्येला मी सुरश्मी पाटील, इतिहास संकलन संस्था जळगाव जिल्हा सचिव, त्याचबरोबर शोधांकन व्यवस्थापिका आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते। त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमास प्रांतामधूनही बरेच अशी लोक प्रांताधिकारी हे उपस्थित आहेत आणि त्याचबरोबर जिल्ह्यातीलही बरेच सदस्य उपस्थित आहेत। या सर्वांचे मी मनापासून हार्दिक स्वागत करते। येणाऱ्याला पाणी द्यावे, मुखात वाणी गोड हवी, जाणाऱ्याच्या मनात फिरून येण्यासाठी ओढ हवी, ऐसा प्रेम गोड जिव्हाळा असू द्यावा मनामध्ये, संकलनाचा दीप सांगतो स्नेह जपावा मनामध्ये, स्नेह जपावा मनामध्ये। तसेच यासोबतच लळा जिव्हाळा आत असावा, नको उमाळा वर करणे, लळा जिव्हाळा आत असावा, नको उमाळा वर करणे, नको घराला गर्वधनाचा, लीन रहावे श्री प्रभुचरणी, श्री प्रभुचरणी। ईशवंदना करून मी आजच्या या आपल्या कार्यक्रम म्हणजेच शोधांकन पत्रिकेच्या उद्घाटन समारंभास सुरुवात करीत आहे। सर्वप्रथम पद्य संस्कृती जागृत करण्यासाठी मी श्री नरेंद्र देशपांडेजी विद्वत्त प्रमुख यांना विनंती करते की त्यांनी पद्याने या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी। श्री नरेंद्र देशपांडेजी। मॅडम चालू करू ना? हॅलो, हो हो दादा हो। हां ठीक, ओके। एक मिनिट। संस्कृती सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम जहाँ। जितने दर्शन राह उतनी, चिंतन का चैतन्य भरा, पंथ खालसा गुरुपुत्रों की, बलिदानीय पुण्य धरा। अक्षय वट अगणित शाखाए, जड़ में जीवन हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। कोटि हृदय है भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए। मातृभूमि यह पुण्य भूमि यह, कर्म भूमि हित मरे जिए। हार जीते संघर्षों में, साथ लड़े बलिदान हुए। काल चक्र की मजबूरी में, रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार हमारा, पुरखे सबके हिंदू थे। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे। वर्ण भेद मत भेद मिटाकर, नवरचना निर्माण करे। धर्म हमारा जग में अभिनव, अक्षय विनाशी है। इसी कड़ी से जुड़े हुए हम, युग से भारतवासी है।
था जहाँ की महिमा गहरा जैसा सिंधु है, संस्कृति की एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समा हम सब इसके बिंदु है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। धन्यवाद सर. खूप खूप सुंदर. पद्य संस्कृती आणि त्याबरोबरच हिंदू हा नेमकं काय आहे या संबंधीचं एक मार्मिक असं गीत खूप सुंदर पद्धतीने सरांनी आपल्या समोर मांडलेलं आहे. शोधांकन या नावातच सारे काही सामावलेले आहे. या शोधांकनाचा शोध म्हणजेच एकंदरीतच याचा प्रवास हा कसा सुरू झाला या संबंधीची अधिक माहिती सांगण्यासाठी मी आपल्या इतिहास संकलन संस्थेचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि शोधांकनचे उपसंपादक श्री नितीनजी सराफ यांना विनंती केली त्यांनी प्रास्ताविक मांडावे. नितीन सराफ. धन्यवाद ते. मी प्रत्येकाला एक विनंती करेन की ज्या वेळेला ज्यांचं नाव घेतलं जाईल त्यांनी प्लीज आपला कॅमेरा सुरू ठेवावा. हो दादा, आवाज येतोय ते? हो दादा, व्यवस्थित. नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर नितीन उल्हासराव सराफ, इतिहास संकलन संस्था महाराष्ट्र प्रांत द्वारे आयोजित प्रभू श्रीराम जन्मोत्सव व इतिहास संकलन पत्रिका शोधांकन याच्या प्रथम अंक प्रकाशन समारंभासाठी आपले सर्वांचे स्वागत करतो. आज चैत्र शुद्ध नवमी शके 1943 बुधवार दिनांक 21 एप्रिल 2021. आज आपण इतिहास संकलन पत्रिका शोधांकन याच्या प्रथम अंकाचं प्रकाशन करण्यासाठी खरं तर सर्वजण उपस्थित आहोत. या विमोचनासाठी, या प्रकाशनासाठी माननीय डॉक्टर बालमुकुंदजी पांडे, संघटन सचिव, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना दिल्ली, हे आपल्याला संबोधन करणार आहेत. मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि त्याचबरोबर आज प्रमुख वक्ते म्हणून माननीय डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, संचालक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR नवी दिल्ली, यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपल्या प्रास्ताविकाला सुरुवात करतो. 4 ऑगस्ट 2019 रोजी माननीय बालमुकुंदजी यांच्या हस्ते इतिहास संकलन संस्था महाराष्ट्र प्रांताची स्थापना औरंगाबाद या ठिकाणी झाली आणि तेव्हापासून आजतागायत या महाराष्ट्र प्रांतातील कार्यकारिणीने आपलं काम कशा पद्धतीने केलं याचा थोडक्यात गोषवारा घेतो आणि मग आपण आजच्या मूळ कार्यक्रमाकडे वळू. मित्रांनो, महाराष्ट्र प्रांतामध्ये आतापर्यंत आपण ऑनलाईन 56 व्याख्यानांची एक मालिका सुरू केली होती. या 56 व्याख्यानांना 2,83,000 श्रोत्यांनी त्यांची उपस्थिती दर्शवली आणि म्हणूनच या महाराष्ट्र प्रांतातील कार्यकारिणीद्वारे उत्कृष्ट अशा व्याख्यानांचे आयोजन केले गेले आहे हे मी आपल्याला सांगू इच्छितो. तसंच महिला विभागाद्वारे महिला व्याख्यात्यांची अनेक व्याख्याने सुद्धा आपण याद्वारे आयोजन केलेले होते. विदर्भ प्रांताची बैठक वर्धा या ठिकाणी महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय याचे कुलगुरू डॉक्टर चंद्रकांत रागीट सर यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण विदर्भ प्रांताची बैठक वर्धा या ठिकाणी आयोजन केलेली होती. त्याचबरोबर आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर श्याम शिरसाट सर यांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्या वार्षिक सभा आपण संपन्न केलेली दिसते. त्याचबरोबर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्यामध्ये डॉक्टर मिलिंदजी मराठे, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुंबई, यांचे उद्बोधन आपल्याला मिळालं. आपण या संपूर्ण कार्यकारिणीचं काम करत असताना देवगिरी प्रांत आणि विदर्भ प्रांतामध्ये सध्या आपलं 20 जिल्ह्यांमध्ये कार्य सुरू आहे. त्या 20ही जिल्ह्यांची कार्यकारिणी तसेच त्यांचा इतिहास दिन सुद्धा आपण योग्य पद्धतीने आतापर्यंत साजरा केलेला दिसतो. मी बालमुकुंदजी पांडे यांना सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीने देवगिरी आणि विदर्भ प्रांतामध्ये आपलं कार्य सुरू आहे, लवकरच आपण आम्हास परमिशन दिली, परवानगी दिली तर आम्ही कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा प्रवेश करण्यात उत्सुक आहोत हे मी आपणास सांगू इच्छितो. मित्रांनो, ज्यावेळी इतिहास संकलन समिती महाराष्ट्र प्रांताचं काम सुरू झालं त्यावेळी आपल्या इतिहास संकलन समितीद्वारे काहीतरी लेखन व्हावं, कारण लेखन
आणि संपादन हा आपल्या संघटनेचा मूळ गाभा आहे. जोपर्यंत आपण या गोष्टींपासून काही निर्मिती करणार नाही तोपर्यंत कदाचित आपल्याला योग्य पद्धतीने हे सगळे सांगता येणार नाही. या सगळ्या कामामध्ये खऱ्या अर्थाने सांगायचं झालं तर शोधांकन याची सुरुवात खूप कमी वेळेमध्ये या पहिल्या अंकासाठी आम्हाला करायला मिळाली. मात्र आमचे अध्यक्ष जोशी सर, इतरही मंडळी या सगळ्यांच्या सहकार्याने योग्य पद्धतीने आपण हे शोधांकनचं काम सुरू केलं. यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे ज्यांची वाटे होते मी त्यांचं नामोल्लेख करू इच्छितो, पण तत्पूर्वी मी या शोधांकनसाठी जे संपादक मंडळ होतं त्यांचे मनपूर्वक आभार मानू इच्छितो, कारण यांच्या सहकार्याशिवाय हे सगळं सहज शक्य झालं नसतं. आणि आजचा हा जो काही दुग्ध शर्करा योग आहे की आपल्यासोबत बालमुकुंदजी पांडे आहेत, तसेच माननीय ओमजी उपाध्याय आहेत, यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण सगळं प्रकाशन सोहळा करतो आहोत. खरं तर हा दुग्ध शर्करा योग आहे. यासाठी शोधांकनच्या ज्या व्यवस्थापिका आहेत सौ रश्मिताई पाटील या चाळीसगावच्या आहेत. मूलतः शाळेमध्ये त्या पर्यवेक्षिका असूनही स्त्रीवादाची ओळख या विषयावर त्यांचा स्वतंत्र आणि विशेष असा अभ्यास आहे. त्याचप्रमाणे इतिहास संकलन संस्था जळगाव जिल्हा याच्या त्या माननीय सचिव आहेत, अशी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ती जबाबदारी सांभाळत असतानाच शोधांकनच्या व्यवस्थापक पदाची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली आणि आजचा हा शोधांकनचा प्रकाशन सोहळा आपण त्यामुळे आयोजित करत आहोत. याबद्दल मी खरं तर रश्मिता यांचे खूप खूप आभार मानतो. त्याचप्रमाणे डॉक्टर व्यंकटेशजी लांब, खरं तर ते आज त्यांच्या तब्येतीमुळे जॉईन होऊ शकले नाहीत. ते इतिहास संकलन संस्था प्रांत कार्याध्यक्ष म्हणून सध्या त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे सुद्धा ते अध्यक्ष आहेत. यांनी सुद्धा खूप महत्वाचं योगदान या शोधांकनच्या कार्यामध्ये दिलं. त्याचबरोबर प्राध्यापक डॉक्टर विनोद रायपुरे हे समाजशास्त्र महाविद्यालय चोपडा या ठिकाणी प्राध्यापकपदी आहेत. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठामध्ये ते BOS चे मेंबर सुद्धा आहेत आणि जळगाव जिल्हा इतिहास संकलन संस्था याचे मानद अध्यक्ष म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी सध्या दिलेली आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर शांताताई गीते जाधवर मॅडम या बीड जिल्ह्याच्या महिला प्रमुख आहेत. ह्या मूर्तिशास्त्राच्या सुद्धा अभ्यासिका आहेत. म्हणजे या शोधांकनमध्ये जे मूर्तिशास्त्र आणि मंदिर कलेविषयीचे जे लेख आलेले आहेत त्याचं स्वतंत्र अभ्यास खरं तर त्यांनी केला आणि त्याच्यात असलेल्या त्रुटी दूर करून उत्कृष्ट असा अंक आपल्या हातात देण्यासाठी त्यांनी मदत केलेली आहे. त्यामुळे मी त्यांचे देखील आभार मानतो. त्याचप्रमाणे प्राध्यापक डॉक्टर पल्लवीताई ताजने या चंद्रपूर जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये महिला प्रमुख आहेत. त्या लोकमान्य महाविद्यालय वरोरा या ठिकाणी मराठीच्या प्राध्यापिका आहेत. त्यांचं मराठी आणि इतिहास या दोन्ही विषयात शिक्षण झालेलं आहे. त्यांचं इतिहासामध्ये PhD सुद्धा झालेलं आहे आणि त्या स्वतः मुद्रण अनुवाद केंद्राच्या संचालिका आहेत. त्यांचे संचालन केंद्र वरोराला आहे. यांची सुद्धा आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत झाली या अंकाच्या कामाकरिता. त्याचबरोबर काही महत्वाचे नावं असे आहेत ज्यामध्ये प्राध्यापक रवी सर, सातभाई सर यांनी सुद्धा तांत्रिक बाजू खूप योग्य पद्धतीने सांभाळायचं आणि या शोधांकनच्या लेखांच्या संकलनाच्या बाबतीत त्यांनी सुद्धा आम्हाला खूप मदत केली. त्याचबरोबर प्रांत कार्यकारिणीचे आपले महासचिव डॉक्टर रविदादा पाटील यांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात यासाठी रात्रंदिवस मेहनत घेऊन, अशा वेळी मेहनत की ज्यावेळेस त्यांच्यावर शोककळा पसरलेली होती, पण त्यांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला सगळ्यांना सांभाळलं, खरंच त्यांचं योगदान खूप महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर वर्ध्याच्या डॉक्टर स्मिताताई वानखडे, डॉक्टर जयश्री शास्त्री अशा अनेकांचा हातभार या शोधांकनच्या अंकासाठी लागलेला आहे. तर या सगळ्या अंकाच्या प्रकाशनाकरिता या सगळ्यांचे सहकार्य लाभले. प्रांतीय कार्यकारिणीतील सर्व सदस्यांचं योगदान लाभलं, जिल्हा कार्यकारिणीतील लोकांनी योगदान दिले आणि त्यामुळेच आपण आज हा आपला पहिला अंक, शोधांकनचा पहिला अंक आपण प्रकाशित करत आहोत. त्याचबरोबर मला एक महत्वाची गोष्ट या व्यासपीठाचा उपयोग करून सांगायची आहे, ती म्हणजे या शोधांकनचे आपण वर्षातून 2 अंक काढणार आहोत. त्याचबरोबर वर्षातले 4 अंक हे विशेष अंक म्हणून काढले जातील, ज्यामध्ये काही संपादक मंडळांचे असं सजेशन पण आहे की आपण मूर्तिशास्त्रावर स्वतंत्र अंक काढावा, किल्ल्यांवर, दुर्गांवर विशेष अंक काढावा, शिवाजी महाराजांवर विशेष अंक काढावा. काही महत्वाच्या गोष्टी ज्या आपल्याला भारतीय इतिहासाच्या संदर्भातल्या प्रामुख्याने आपल्याला मांडायच्या आहेत, ते सर्व अंक विशेषांक म्हणून आपण शोधांकनच्या माध्यमातून काढणार आहोत. तर मी एवढं बोलतो आणि माझं प्रास्ताविक संपवतो आणि पुढची जबाबदारी संचालन करतात ताई. धन्यवाद. धन्यवाद दादा. खूप उत्कृष्ट पद्धतीने आपण प्रास्ताविक मांडले. सर्व माहिती सर्वांसमोर आज प्रकट झाली. इतिहासाच्या पानावर आणि काळाच्या मनावर
जो काही संकलनाचा वेग अनावर झाला आहे तो फक्त आणि फक्त आजच्या प्रमुख पाहुण्यांमुळेच. त्यामुळे आजच्या या कार्यक्रमास लाभलेल्या आपल्या प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय देण्यासाठी मी बीड जिल्हा महिला प्रमुख तसेच शोधांकन संपादक मंडळाच्या सदस्या श्रीमती शांताजी गीते जाधवर यांना आमंत्रित करते. धन्यवाद ताई. सर्वांना नमस्कार. अचूक माणसासाठी अचूक जागा असणं आवश्यक असते, किंबहुना अचूक माणसे अचूक जागा निर्माण करतात असं म्हणलं तर योग्य ठरेल. आजच्या शोधांकन विमोचनासाठी आलेल्या व्यक्तीही अशाच आहेत. प्रॉपर मॅन प्रॉपर पोस्ट अशा व्यक्तींचा परिचय करून देण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. तर मी यांची संक्षिप्त जीवन परिचय सांगते. डॉक्टर ओमजी उपाध्याय यांचा जन्म गोरखपूर उत्तर प्रदेश मध्ये झाला. यांनी MA प्राचीन इतिहास, पुरातत्व आणि संस्कृती यातून पूर्ण केलेला आहे. आणि MA पर्यंतच शिक्षण घेताना जेवढ्या परीक्षा दिलेल्या आहेत तेवढ्यात ते प्रथम श्रेणीने उत्तीर्ण झालेले आहेत. स्नातक व परास्नातक या परीक्षेत युनिव्हर्सिटी मेरिट लिस्ट मध्ये त्यांनी सर्वोच्च स्थान मिळवलेलं आहे. भक्ती इट्स कल्चरल इम्प्लिकेशन्स या विषयावर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपूर विश्वविद्यालय गोरखपूर मधून PhD प्राप्त केलेली आहे. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग म्हणजेच UGC नेट, JRF, SRF आणि RA प्राप्त आहेत. जवळजवळ 18 वर्ष शोध, अध्यापन आणि प्रशासनिक कार्यानुभव आहे. 65 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांचं संयोजन, समन्वयन केलेलं आहे. 120 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये शोधपत्र वाचन, विशिष्ट वक्ता, मुख्य वक्ता, बीज वक्ता, सत्राध्यक्ष असे महत्वाचे स्थान भूषविलेले आहे. यांची 6 पुस्तके आणि 37 शोधपत्र प्रकाशित आहेत. प्रमुख प्रकाशित पुस्तके इंडियन कल्चर अँड हेरिटेज इन साउथ अँड साउथ ईस्ट इंडिया, विजयम, नाथपंथ आणि भक्ति आंदोलन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि एवं कृषक समुदाय, भक्ति इट्स कल्चरल इम्प्लिकेशंस, भारतीय राष्ट्रीयता अतीत से वर्तमान. संदर्भित शोधपत्रिका मानविकी यात 18 अंक आणि नंतर गोरखपूर युनिव्हर्सिटीचे 6 आणि भारतीय इतिहास विभागाच्या तर्फे शोधपत्रिका 3 अशा अंकाचे संपादन केलेले आहे. अनेक कार्यशाळा, व्याख्यान शृंखला आणि संवाद सत्रांचे आयोजन, समन्वयन केलेले आहे. प्रसार भारतीचे दूरदर्शन गोरखपूर आणि लखनौ यांच्याबरोबर 50 पेक्षा अधिक कार्यक्रमात सहभाग घेतलेला आहे, केलेले आहे. मौलाना अबुल कलाम आझाद आशियाई अध्ययन केंद्र, संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकार सोसायटीचे 5 वर्ष आणि शोध परामर्श समिती RAC 3 वर्ष अशा समितीमध्ये सदस्य आहेत. UGCच्या अंतर्गत इतिहास अभ्यासाच्या दृष्टीने स्थापित झालेली लर्निंग आउटकम बेस्ड कर्क्युलम फ्रेमवर्क या समितीचे ते 2019 ते 2020 चे सदस्य आहेत. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आणि सिक्कीम केंद्रीय विश्वविद्यालय गंगटोकच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजचे सदस्य आहेत. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय अभिलेखागार नवी दिल्ली, नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, NCERT, CBSE, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार इत्यादी विविध समितीत त्यांचे सदस्यत्व आहे.
संप्रति निदेशक, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकारमध्ये 2018 पासून कार्यरत आहे. तसेच आपल्याला लागलेले दुसरे पाहुणे आहेत आदरणीय बालमुकुंद पांडेजी. बालमुकुंद पांडे यांचा जन्म उत्तर प्रदेश मधील कुशीनगर येथे झालेला आहे. गोरखपूर विश्वविद्यालयात MA इतिहास आणि BEd पदवी प्राप्त केली. जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वाल्हेर मधून महामना मदन मोहन मालवीय व्यक्तिमत्व एवं विचार या विषयात PhD पदवी मिळवलेली आहे. 1990 पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक म्हणून कार्याची सुरुवात केली. उत्तर प्रदेशात विविध ठिकाणी तसेच नेपाळमध्ये 3 वर्ष हे कार्य त्यांनी केलेले आहे. 2007 पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संबंधित अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजनेचे राष्ट्रीय संघटक सचिव म्हणून ते क्रियाशील आहेत. भारतीय इतिहास, संस्कृती, पुरातत्व संबंधित विषयातील तज्ञांचे संघटन करण्याचे महत्त्वाचे कार्य आपण केलेले आहे. आपले अथक परिश्रम आणि समर्पण याचाच परिणाम भारतीय इतिहास संकलन योजना आणि संकलन समिती भारतातील सर्व प्रांतात व जिल्ह्यात कार्यरत आहे. 100 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्सचे आपण आयोजन केलेले आहे. 1000 पेक्षा जास्त विशेष व्याख्यान दिलेले आहेत. शोध आणि संघटन दृष्टीने अमेरिका, कंबोडिया, थायलंड, नेपाळ आणि श्रीलंका अशा ठिकाणी प्रवास केलेला आहे. श्रीराम संबंधित श्रीलंकेत 653 स्थळांचे सर्वेक्षण व अध्ययन केले आहे. महामना तथा पत्रकारिता, भारतरत्न महामना तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित मदन मोहन मालवीय व्यक्तिमत्व एवं विचार हा आपला प्रमुख ग्रंथ प्रकाशित आहे. कॉमनवेल्थ का निहितार्थ, विभाजन के गुनाहगार, प्राचीन भारत में गोमांस, एक प्रवंचना, उपनिषदीय शिक्षा पद्धति, रामचरितमानस में महिला पात्र सहित 50 पेक्षा जास्त शोधपत्र परिचयाचे आहेत. असे अतुलनीय व्यक्तिमत्व आपल्याला आज कार्यक्रमाला लाभलेले आहे आणि त्यांचा संक्षिप्त परिचय मी करून दिलेला आहे. इथून पुढील सूत्र मी रश्मिताईकडे देते. रश्मिताई. धन्यवाद ताई. आपल्याला लाभलेले असे हे खरंच व्यासंगी प्रभावी व्यक्तिमत्व आपल्याला जे पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत, या संबंधामध्ये खरंच काय म्हणावं हे अतुलनीय आहे. भव्य दिव्य अशा या कार्यक्रमास आज आपण सर्वजण उपस्थित आहोत आणि या शोधांकनाचे पुस्तक विमोचन सर्वश्रुत होण्यासाठी मी माननीय श्री डॉक्टर बालमुकुंदजी पांडे, जे आपल्या अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना दिल्ली याचे संघटन सचिव आहेत, त्यांना विनंती करेन की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते असा हा उद्घाटन सोहळा करावा. हेलो. हाँ जी, हाँ जी रश्मि जी. हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी. बोलिए सर जी, आवाज आ रही है. जी बोलिए, आवाज आ रही है सर. कैमरा थोड़ा सा सेट कर लीजिए. कैमरा थोड़ा सेट कर लीजिए. अजित जी, आपला माईक सुरू आहे. अजित बालसिंग. सर जी, आपका जो कैमरा है ना, थोड़ा सेट कर लीजिए प्रॉपरली. चेहरा आधा ही दिख रहा है. हाँ, अभी ठीक है. अच्छा जी, क्या करना है अभी?
इतिहास संकलन जो शोधांकन पत्रिका है उसका हम्म। पुस्तक विमोचन आपके हाथ से होने वाला है आज। कैसे करना है उसको? सर अब मेरे सर तरफ से भी भाई जी, आप खाली विमोचन हो रहा गया है है, ऐसा ऐसा ही बोलो। डिक्लेयर कर दीजिए। मैं यहाँ पे वो स्क्रीन पे पुस्तक का ये मेरे मेरे तरफ से मैं शुभांशा पत्रिका के विमोचन के लिए शुभांशा व्यक्त करता हूं और इसे अध्येता वर्ग के लिए पढ़ने के लिए इसे अनावरित करता हूं, विमोचित करता हूं। धन्यवाद सर जी। नाही खूप सुंदर असा हा सोहळा संपन्न होत आहे आणि या संबंधामध्ये मला खरंच म्हणावंसं वाटतं की आपलं अहोभाग्य आहे की बालमुकुंदजी आपला वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित आहेत आणि बालमुकुंदजींना मी विनंती करेन की त्यांनी आम्हाला 2 शब्द तरी मार्गदर्शन करावे आजच्या सोहळ्यासंबंधी। आज दुनिया के रोम रोम में बसने वाले राम, भगवान राम का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर शुभांशु नामक शोध पत्रिका का अनावरण विद्यार्थियों के लिए किया गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देवगिरी प्रांत के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण जोशी जी को और उनके साथ मिलकर काम करने वाले डॉक्टर नितिन जी, डॉक्टर रश्मि जी, डॉक्टर गीते जी और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पूरा देश समस्याओं में जूझ रहा है। पूरा विश्व आज कोविड नामक महामारी से जुड़ा हुआ है। मेरे जैसा प्रचारक जो मैं चाहता हूं कि हर 2 माह 3 माह पर अपने प्रदेश में जाकर कभी देवगिरी में, कभी विदर्भ में, कभी मुंबई में, कभी कोकल में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठूं और उनसे बात करूं, लेकिन कोविड के कारण से यह नहीं हो पा रहा है। लेकिन दृश्य माध्यम के द्वारा डॉक्टर राधाकृष्ण जोशी जी ने अभी 72 कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। इसके लिए मैं प्रांत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शोध पत्रिका के माध्यम से नए स्कॉलर अपने शोध के प्रविधि को और शोध के विषयों के माध्यम से देश की सेवा कर सके, उनके अंदर लेखन की, शोध की और प्रकाशन की क्षमता बढ़े। इतिहास जो नए दिशा में जा रहा है और उसको नए दिशा में, ठीक दिशा में स्थापित करना है, इसमें ये शोध पत्रिका बहुत ही सहायक होगी। सभी प्रांतों में शोध पत्रिकाओं का निकलने का एक परंपरा प्रारंभ है। कोविड के कारण से बहुत सारे प्रांत की शोध पत्रिकाएं नहीं निकल रही हैं, लेकिन इसमें आवश्यक है और बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको घर में रहना है। घर के अंदर रहते हुए हम अच्छे लेखन कर सकते हैं, अच्छे शोध कर सकते हैं, आर्काइवल सोर्सों के माध्यम से और बाकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से बहुत सारी चीजों को निकाल करके हम शोध पत्रिकाओं के लिए दे सकते हैं। उससे हमारा समय भी कटेगा और बड़े विषम परिस्थितियों में लोगों ने, हमारे लेखकों ने, इतिहासकारों ने इतिहास के ग्रंथों को रचना किया है, उसके लिए एक मिसाल कायम कर पाएंगे। आज असमंजस की स्थिति है। अपने कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने पर अस्वस्थ हैं। देश के बड़े बड़े लोग अस्वस्थ हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करना है। आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी के अवसर पर आपने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि राम ऐसा तत्व है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नामक एक केमिकल हमारे पास है, राम रसायन हमारे पास है। उस केमिकल के माध्यम से हनुमान जी कहते हैं कि सारे दोषों को दूर किया जा सकता है और कहते हैं कि जब तक विपत्ति तभी तक रहती है, समस्याएं तभी तक रहती हैं जब तक राम का भजन नहीं होता है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने ये है, भगवान राम और अपने अपने इष्ट देव की आराधना के माध्यम से, अपने इष्ट देव के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से इस महामारी से हम बच सकते हैं।
भगवान राम के लिए कहा गया है कि वह धैर्य के प्रतीक हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर ऋषियों का चारी की बात तुलसीदास जी कहते हैं। उसी प्रकार से जब विभीषण अधीर हो जाते हैं देख करके रावण के पास बहुत बड़ा रथ है और राम के पास रथ नहीं है, वो पैदल खड़े हैं बालू के रेत में समुद्र के किनारे, वो रावण से कैसे संघर्ष कर सकते हैं। जब वो अधीर हो जाते हैं विभीषण, भगवान राम उनको समझाते हुए कहते हैं कि सौरज धीरज, वह जो जो जिसंदन है, जो रथ जिसे जीता जा सकता है, उसके दोनों पहिए शौर्य और धैर्य के प्रतीक है। आज राम जी का यह वचन बहुत ही समीचीन है। आज आवश्यकता है कि हम अपने शौर्य का परिचय दें और धैर्य पूर्वक इस कोविड को सहने की क्षमता अपने अंदर विकसित करें। इसलिए आवश्यक है कि भगवान राम के उन विषयों को हम कैसे अपने अंदर अंगीकृत कर सकते हैं। किसी प्रकार की विपत्ति आती है, कल तक जिसका राज्याभिषेक होने वाला है, रात भर राज्याभिषेक की बात चल रही है और सुबह जिसको कहा जाता है राज्याभिषेक नहीं, आपका वनवास होना चाहिए, लेकिन राम ने धैर्य नहीं छोड़ा और उसको अपना वरदान मान करके प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इस कोविड के समय अपने को इसके साथ ही जीना पड़ेगा। इसके लिए सरकार इसको कटिबद्ध काम कर रही है, लेकिन जनता अपने अपने इष्ट देवों से, अपने इतिहास से सीख लेकर के, इतिहास का अध्ययन करके, तो हमारे पास दोनों प्रकार का विकल्प है। हम अपने शोध पत्रों के लेखन के माध्यम से, इतिहास के ग्रंथों के वाचन के माध्यम से, इतिहास के लेखन के माध्यम से, इतिहास के अध्ययन के माध्यम से हम आने वाले समय में, बीते हुए समय में जिस प्रकार हमने महामारियों से सामना किया है, उसका हम समाधान आने वाले समय के लिए कर सकते हैं। इसलिए भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए अब आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा, देश भर के देशवासियों से आग्रह करूंगा, इतिहास संकलन योजना से जुड़े हुए सारे इतिहासकार और कार्यकर्ता बंधु भगिनी से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि अपने धैर्य को बनाते हुए, अपने साथ रहने वाले लोगों का, अपने पास आने वाले लोगों का ठीक प्रकार से सेवा करते हुए, अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान रखते हुए, अपने इष्ट देव से धैर्य शौर्य का प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महामारी से हम लड़ें और उसका सही लाभ उठाते हुए अपने घर से न निकलें और अपने घर में रहते हुए हम इतिहास के अच्छे शोध ग्रंथों का अध्ययन करें और शोध ग्रंथों के माध्यम से हम शोध पत्रिकाओं को और रिच करें और अपने जो समय है इसका सदुपयोग करते हुए राष्ट्र के निर्माण में उसको समर्पित करें। पुनः पुनः भगवान राम से यह प्रार्थना करते हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला बोधिजिद्धेनु देव हितकारी के रूप में, सभी प्रकार के समस्याओं के रूप में जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब समस्याएं आती हैं तो भगवान प्रभु राम किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के इस देश की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार भगवान राम के एक अनुयायी के रूप में, एक प्रहरी के रूप में, एक भक्त के रूप में हम देश को बचाने में और देश को संवारने में और देश के भविष्य का निर्माण करने में इतिहास संबंधी विषयों का सामने ला करके और सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए हम कोरोना जैसे राक्षस से विजय प्राप्त करने में सक्षम हो। जैसे राम जी ने रेत के बालू पर समुद्र में खड़ा होकर के रावण जैसे दुर्दांत से संघर्ष किया था, जैसे माँ कात्यायनी दुर्गा ने, ये चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन है, चैत्र के महामारी के प्रतीक के रूप में माँ दुर्गा ने, कात्यायनी ने कैसे शुंभ निशुंभ नामक वायरसों को समाप्त किया था, कैसे मधु कैटव का वध किया था, ऐसे हम अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर के, अपने शास्त्रों से प्रेरणा लेकर के, शोध पत्रों के माध्यम से हम अपने शोध पत्रिकाओं को भी रिच करें और समाज को सुसज्जित करें। अपने राष्ट्र को परम वैभव ले जाने में हम अपने कलम उठा करके हम कुछ कर सकें, तो यह आज की आवश्यकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद। धन्यवाद बाल मुकुंद जी, आपके इस मार्गदर्शन पर उद्बोधन से हम जरूर प्रेरणा लेंगे और ये आशा देती हूँ कि आगे आने वाले समय में हम कोरोना की इस महामारी का भी संकट से दूर होने के लिए सच में उपाय ढूंढेंगे और उसके साथ साथ इतिहास के माध्यम से हम शोधांकन पत्रिका जैसे बहुत सारे व्याख्यान, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं
आपके सामने जरूर लाएंगे। यानंतर मी आपले दुसरे प्रमुख वक्ते डॉक्टर श्री ओमजी उपाध्याय, जे भारतीय इतिहास संकलन योजना दिल्ली येथील संघटन सचिव आहेत, यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले 2 शब्द सर्वांसमोर मांडावे। डॉक्टर श्री ओमजी उपाध्याय। माँ जगदम्बा और प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि नमन। अभी जिनका वक्तव्य हमने सुना, ऐसे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी पिछले 13-14 वर्षों से जिनके पूरे परिश्रम का, पूरे जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है और उसके आधार पर किया गया कार्य है, उसका मैं साक्षी हूं। जिन्होंने अपेक्षाकृत बहुत सूक्ष्म कलेवर से अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना को उठाकर अपने परिश्रम और अपनी चारिका के बल पर एक बृहद परिदृश्य पर तक पहुंचा दिया है पिछले 13-14 वर्षों में। ऐसे आज के मुख्य अतिथि जिनके शुभ हस्त से आपने अपनी पत्रिका का, इतिहास संकलन समिति की पत्रिका का विमोचन हुआ है। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण जी जोशी जी, डॉक्टर नितिन सर्राफ जी, डॉक्टर नरेंद्र देश पांडे जी, डॉक्टर रश्मि पाटिल जी, डॉक्टर शांता गीते जी, मेरी बहुत आदरणीय अनुराधा ताई, भारतीय इतिहास संकलन संस्था महाराष्ट्र प्रांत के सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण, अन्य सभी श्रोतागण, मैं प्रयास करता हूं कि मराठी मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी आपका अभिवादन मैं अवश्य मराठी में करूं। आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागताभिवादन और सहृदय नमस्कार। आप सभी को नमन और भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव की अशेष शुभकामना। अब मेरे सामने एक दुविधा है कि परिचय इतना लंबा हुआ कि कम से कम उससे ज्यादा तो बोलना ही चाहिए। इसलिए इन दोनों अवसरों पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव, जो नवरात्र का आज अंतिम दिन है, इतना शुभ अवसर चुनने के लिए आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। दोनों अवसरों पर मैं संक्षेप में अपनी बातचीत आपसे करूंगा। 2 अवसर मनाने के लिए हम यहाँ सभी आभासी रूप से उपस्थित हैं। दिन और समय के इस अद्भुत चयन के लिए मैं आयोजक मंडल को पुनश्च शुभकामना देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका आज प्राकट्योत्सव है, जन्मोत्सव है, भगवान श्री राम, वो इस वंदनीय भारत भूमि के अमृत पुत्र हैं, इस राष्ट्र की, इस देश की राष्ट्रात्मा। और इसीलिए कई बार मैं जब देश के संदर्भ में भगवान राम की बात करता हूं तो मैं ये सदैव कहता हूं कि वो दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ अंतः गुम्फित होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि मैं मानता हूं कि वास्तव में राम के सील में भारत का सील, राम के सौंदर्य में भारत का सौंदर्य, राम की संवेदना में भारत की संवेदना और राम के शौर्य में भारत का शौर्य अपनी पूरी पूर्णता के साथ, अपने पूरे चरमोत्कर्ष के साथ चरितार्थ होता है, उसके साथ दिखाई देता है। और मैं पूरी रामकथा अगर सिर्फ 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में आपके साथ कुछ बिंब उपस्थित करूं, वो चित्र आपके मस्तिष्क में, आपके मानस पटल पर बनते जाएं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। मैं केवल अपने शब्दों से कुछ 3-4 चित्र खींचने का प्रयास करूंगा जो आपके मानस पटल पर पूरी रामकथा चलाएंगे। अयोध्या से चलकर, जिस बात का अभी जिक्र कर रहे थे भाई साहब की राज्य मिलना था और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तो अयोध्या से चलकर देश के विभिन्न हिस्सों में, पूरे देश में भटकते हुए भगवान राम पूरी पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने का संकल्प लेते हुए भगवान राम, निशिचरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन, ये संकल्प लेते हुए भगवान राम। और जो वन्य जातियां हैं, जंगली वनवासी जातियां हैं, उनको संगठित करते हुए, उनका संगठन बनाते हुए एक राष्ट्र सेना का निर्माण और उस राष्ट्र सेना के माध्यम से सभी आसुरी शक्तियों का संहार करते हुए राम। और एक चौथा दृश्य कि इसके माध्यम से एक आदर्श लोक मंगलकारी राम राज्य की स्थापना करते हुए भगवान राम।
केवल इन 4 दृश्यों के माध्यम से आप पूरी राम कथा का एक बार स्मरण करें, ऐसा मेरा प्रयास था। आज के इस शुभ अवसर पर भगवान राम इस देश ही नहीं विश्व भर में फैले हुए एक एक भारतीय की चेतना के प्रतीक हैं, उसके मन के बिंब। ऐसे भगवान राम को नमन करते हुए मैं दूसरे जो कार्यक्रम का आपका दूसरा हिस्सा है, जिसके लिए इस अवसर को आपने चुना है, वो है शोधांकन, जो शोध पत्रिका है उसका लोकार्पण। मुझे लगता है कि महामारी की इस विभीषिका के दौर में इतने सकारात्मक तरीके से ऐसा सकारात्मक कार्य करना, आप सभी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं। आप सभी को मेरा बहुत कोटिशः नमन इस कार्य के लिए। डॉक्टर राधाकृष्ण जोशी जी के संपादकत्व में मैं इसके प्रवेशांक से जो प्रथम अंक है इसको पलट रहा था। कुल 39 लेख, 39 आर्टिकल्स आपने इसमें सहेजा। 3 अंग्रेजी के आर्टिकल हैं, 2 हिंदी और 34 मराठी के लेख। मुझे लगता है कि क्रम, मेरा ये विनम्र अभिमत है कि क्रम अगर इसका पलट दिया जाता भाषिक दृष्टि से तो और ज्यादा बेहतर होता। आगे के अंक में मुझे लगता है कि ऐसा हम करें तो और बेहतर है। मराठी, हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी, ये अगर क्रम हो तो और बेहतर है। मैं इसके लगभग सभी लेख एक बार उससे गुजरने का प्रयास कर रहा था। बहुत व्यापक आयाम आपने लिया है और मुझे लगता है कि केवल एक लेख जो फोन रेडिएशन पर है, उसको छोड़कर जो तीसरा लेख है इस पूरे क्रम में, उसके अलावा सभी लेख इतिहास के विविध आयामों को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे जो स्थानीय इतिहास है उसके बहुत सारे बिंदुओं पे उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैं 2 बिंदुओं पे बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा करूंगा। एक बिंदु आता है गुणवत्ता का, शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता। और ऐसे में मुझे स्मरण हो आता है वर्ष 2009 में मैं जब आपने मेरा परिचय कराते हुए एक उल्लेख किया, एक रेफरीड जर्नल का मैंने आरंभ किया था वर्ष 2009 में। उस समय हार्डली 28-29 साल की आयु थी, सब कुछ नए सिरे से सीखना था, अभी रिसर्च थीसिस अपनी जमा की थी। इसलिए एक चैलेंज था कि एक गुणवत्तापूर्ण पत्रिका कैसे निकाली जाए। और मुझे स्मरण है मेरे जो शोध निर्देशक थे, मेरे गुरु थे प्रोफेसर विजय बहादुर राव जी, उन्होंने एक दिन बड़े विनोद पूर्वक मुझे एक संस्मरण सुनाया था। मुझे पता नहीं वो संस्मरण सत्य है या नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत गहरा संदेश उसके माध्यम से मुझे दिया था। उस पत्रिका को लेके, उस शोध पत्रिका को लेके मैं वो साझा करता हूं आपके साथ। उन्होंने सुनाया कि बीएचयू के एक प्रोफेसर एक दिन गंगा स्नान कर रहे थे काशी में किसी घाट पर। उनका पैर फिसला और वो थोड़ा गहरे चले गए, डूबने लगे। एक युवा था वहां पर, उसने उनको किसी तरह से बचाया, निकाला, बाहर ले आया और उसके बाद उनसे वो परिचित हो गया, उनके घर आने जाने लगा। एक दिन अपना एक शोध लेख लेकर वो गुरुवर एक शोध पत्रिका निकालते थे, बहुत प्रतिष्ठित शोध पत्रिका निकालते थे। वो उनके पास अपना एक शोध पत्र लेकर गया और कहा कि गुरुजी, अगर ये शोध पत्र अपनी शोध पत्रिका में आप प्रकाशित कर देते तो मेरा बड़ा कल्याण हो जाता, मुझे बहुत मेरी सहूलियत हो जाती, मेरे लिए बड़ा अच्छा होता। उन्होंने वो शोध पत्र पढ़ा, देखा। 2-3 दिन बाद जब पुनः उसको बुलाया, उस बीच जब उन्होंने पढ़ के देखा तो उससे पहली बात यही कही कि बेटा एक काम करो, मुझे फिर से उसी घाट पर ले चलो और मुझे वहीं डुबा दो, लेकिन मैं तुम्हारा ये शोध पत्र प्रकाशित नहीं कर पाऊंगा, कम से कम इस रूप में तो प्रकाशित नहीं कर पाऊंगा। ये जो गहरा संदेश है। फिर उन्होंने उसे उपाय सुझाए कि इन तरीकों से अगर इसको ठीक करो, इन बिंदुओं पर इसको ठीक करो तो ये पत्र ठीक हो सकता है और उसके बाद ये प्रकाशन योग्य हो सकता है। ये जो गुणवत्ता को लेकर आग्रह है, ये बना रहना चाहिए। हम 39 के बजाय 19 लेख छापें, 9 लेख छापें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन शोध पत्रों की मौलिकता और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे हमेशा लगता है कि किस क्षेत्र में शोध की आवश्यकता, किस तरह का शोध हमें करना है, किस तरह के शोध की आवश्यकता है, इसका निर्धारण बहुत ठीक तरीके से होना चाहिए। ऐसे सभी प्रयास, निश्चित रूप से आप सभी अवगत हैं कि इतिहास लेखन में बहुत सारी विसंगतियां जानबूझकर छोड़ी गई,
ब्रिटिशर्स के पास जब उन्होंने इतिहास लेखन किया, उनके पास एक एकदम सेट उनके पास गोल था, और इसके लिए उनको यह सिद्ध करना था कि उनका शासन यहाँ पर व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी जो लेके आए थे उसे सही सिद्ध करना था। इसलिए उन्होंने उसी अनुरूप अपनी पूरी रणनीति तय की। भारतीयों को असभ्य, जंगली, बर्बर और क्रूर बताया, और ये बताया कि भारतीयों ने कभी अपना शासन नहीं किया। यहाँ तो लगातार बाहर से आक्रमणकारी आते गए, शक आए, यवन आए, हूण आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, मुस्लिम आए, मंगोल आए, अफगान आए, तुर्क आए, और इसी क्रम में हम आए हैं। ऐसे 17 आक्रमण हुए और उन्होंने ही यहाँ का शासन किया। इस क्रम में जो उन्होंने इतिहास लेखन किया उसमें बहुत विसंगतियां थी, और इसी क्रम में जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, ये कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमें आजादी मिली उसके बाद के जो 7 दशक बीते, दुर्भाग्य से ऐसे लोगों ने सत्ता संभाली जिन्हें जो राष्ट्रभाव है उसका अपेक्षाकृत अभाव था संभवतः उनमें। इसलिए जिस रूप में इतिहास लेखन होना चाहिए था, जिस रूप में हमारे विद्यार्थियों को, हमारी पीढ़ियों को पहुंचना चाहिए था, जिस आत्मगौरव के भान का उनमें संचार होना चाहिए था, जिस तरह के राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रभाव का उनके अंदर इनकल्केशन होना चाहिए था, दुर्भाग्य से उसमें हम थोड़े पीछे छूट गए। इसलिए अब हमारे सामने दायित्व तो बड़ा है। पिछले 5-10 वर्षों से हम लोग बहुत परिश्रम से इस लक्ष्य की ओर लगे भी हुए हैं। बहुत सारे पिछले 25-30 वर्षों की यात्रा में 1979 से इतिहास संकलन योजना की शुरुआत हुई थी। 1994 में वो एक रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में उसने अपना कार्य शुरू किया था। इस दौरान बहुत सारे कार्य निश्चित रूप से इतिहास संकलन योजना ने और कुछ अन्य संस्थाओं ने भी इस दिशा में किए हैं। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि इसमें एक एक कार्य, एक एक हम नया दीपक जला रहे हैं उस अंधकार को दूर मिटाने का। हम उस गिलहरी जैसा प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम जब लंका पर उनको चढ़ाई करनी थी, और ये कथा आती है, दंत कथा ही सही, कि जब किसी ने उन्हें कहा कि ये गिलहरी अपने मुंह में थोड़ा सा बालू भरती है और उसे ले जाकर जो पत्थर नल नील रख रहे हैं उसके बीच में कहीं गिरा देती है। जब भगवान राम ने उससे पूछा बड़े स्नेह से कि ये आप क्या कर रही हैं, तो गिलहरी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि लंका पर चढ़ाई की तैयारी। तो हम भी एक एक प्रयास, हमारा प्रयास कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस तरह के सभी प्रयास हम उस विसंगतिपूर्ण इतिहास लेखन से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। हम एक सही नैरेटिव और सही टोन स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां सही इतिहास पढ़ें, उन्हें इतिहास के तथ्यों की सही जानकारी हो, इसके लिए कर रहे हैं। ये हम मिशन मोड पे कर रहे हैं। इस भाव से जब हम करेंगे तो हमारा ये प्रयास और सफल होगा। अभी मैं एक आध दो और बिंदुओं को छूते हुए अपनी बात पूरी करूं, जो कि मुझे पता नहीं था कि कितना सामान्यतः समय का एक निर्धारण होता है हर बात बोलते हुए। इसमें मुझे लगता है कोई मिनट टू मिनट नहीं आया, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि कितनी देर बोलना है। 12 मार्च 2021 से 75 सप्ताह का हमने भारत का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। ये अवसर ऐसा है जिसमें हम स्वाधीनता संग्राम से जुड़े जो विसंगतिपूर्ण इतिहास है उसके नैरेटिव और टोन को ठीक कर सकते हैं। क्यों ना हमारा आने वाला अंक इसके विशेषांक के रूप में आए, क्योंकि ये अवसर है हमारे सामने। वर्ष 2012 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 के बीच ये अवसर मिला है। तो 1-2 अंक जो आने वाले हैं उसे क्यों ना हम इस रूप में फ्लैश करें कि हम स्वाधीनता संग्राम के नैरेटिव और टोन को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए हमें इस पर हमारे पास लेख आए, और इस पर हमारे जो, अगर हम रीजनल हिस्ट्री पे ही काम कर रहे हैं, अगर हम महाराष्ट्र के इतिहास पे ही काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के इतिहास में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े जो अनसंग हीरोज हैं, जिन्हें दुनिया नहीं जानती, जिन्हें देश नहीं जानता, जिन्हें सामान्य बच्चा नहीं जानता, जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाए, ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं, जो अनसंग इवेंट्स हैं, जो अनसंग ऐसे प्लेसेस हैं, नायक, घटनाएं, स्थल, संस्थाएं, संगठन और साहित्य जो इस तरह का है, उन पे हम लेख एकत्रित करें और उनको एक सही ऑर्डर में, एक सही क्रम में अगर हम अपने शोध पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित करें तो एक बहुत बड़ा अवदान करने में हम सक्षम होंगे। निश्चित रूप से इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। हम इसको बहुत ठीक से, बहुत सारे नैरेटिव्स, जैसे केवल मैं इसी एक उदाहरण लेते हुए इसी बात पे अपनी बात अगर थोड़ी और आगे बढ़ाऊं, तो
हमारे सामने नैरेटिव गढ़ा गया, दे दी आज हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। एक कम से कम 10 धाराएं एक साथ काम कर रही थी उस आजादी के लिए। कम से कम 10 धाराएं काम कर रही थी। पूरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा पूरी वैचारिक खाद पानी लेकर आ रही थी इस पूरे स्वाधीनता संग्राम के लिए। जब अरविंद घोष ये पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि ज्यों ज्यों ये सनातन उठेगा त्यों तो यह राष्ट्र उठेगा। जब बंकिम चंद्र वंदे मातरम लिखते हैं तो अपनी पूरी भारत माता को मां जगदम्बा की तरह से एक आराध्या मां के रूप में उसकी पूरी संकल्पना करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद 3 दिन 3 रात स्वामी विवेकानंद शिला पर ध्यान करके उठते हैं और कोई उनसे पूछता है कि इस ध्यान में आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, तो वो कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने पाया 3 दिन और 3 रात के ध्यान के बाद कि मां जगदम्बा और भारत माता में कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा कि मां भारती की सेवा और मां जगदम्बा की सेवा में कोई अंतर नहीं है। धर्म और राष्ट्र एकाकार हो रहा है, एक प्राण हो रहा है। इस नैरेटिव के साथ जब हम उस पूरे स्वाधीनता संग्राम को देखेंगे, वो एकांगी नहीं था, केवल यूनिलीनियर नहीं था, एक जो हम एक ही आंदोलन के क्रम को बताते हुए कहते हैं कि इसने हमें आजादी दिला दी। इसके अलावा हजारों हजार क्रांतिवीर अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए। ऐसे हजारों नाम हमारे सामने हैं जिनसे हमारी पीढ़ियां राष्ट्रभाव का पाठ पढ़ सकती हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ सकती हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के चीजों को प्रश्रय दें, ऐसी चीजों के प्रकाशन की ओर जाएं। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत या समकालीन भारत तक ऐसे बिंदु हमें तलाशने हैं जिन पे हमें इस तरह का काम करने की जरूरत है, इस तरह का कार्य करने की जरूरत है, ऐसे प्रकाशनों की जरूरत है। मैं इस पे अगर आगे बढ़ूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करते हुए केवल इस बात के साथ कि अगर हम इस तरह का लक्ष्य लेकर शोधांकन का प्रकाशन आगे बढ़ाएंगे तो हम उस बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे जो हमारा अभीष्ट है कि हम विसंगत पूर्ण इतिहास को दूर करके सही इतिहास लेखन, सही ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ियों के मस्तिष्क को, उनके ज्ञान को, उनकी मेधा को आलोकित कर सकें। ऐसा इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ सकेंगे, इसको पूरा कर सकेंगे। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए पूरे आयोजक मंडल को मेरी ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद ओम जी, आपका ये अमूल्य मार्गदर्शन और सुझाव हम जरूर एज ए व्यवस्थापिका और मेरे सदस्यों की ओर से, शोधांकन पत्रिका सदस्यों की ओर से मैं आपको एक ग्वाही देती हूँ कि हम इसकी ओर जरूर ध्यान देंगे और इतिहास लेखन के लिए जरूर ऐसे ही प्रयास करेंगे। आपका यह अमूल्य मार्गदर्शन हमें ऐसे ही हमेशा प्राप्त हो ताकि हम और अच्छे से काम कर सके। इसलिए हम आपको बार बार ये तकलीफ जरूर देंगे, आपको जरूर आना पडेगा। धन्यवाद। यानंतर आपल्या संस्थेचे महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुद्धा श्री माननीय राधाकृष्ण जोशी सर यांना मी विनंती करेन की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय भाषण सांगावे। सर्वांना नमस्कार। सर्वप्रथम रामनवमीच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। इतिहास संकलन संस्था आणि सर्व पदाधिकारी यांच्या मार्फत प्रथम आपले अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजनेचे संघटन सचिव डॉक्टर बालमुकुंदजी पांडे यांचे मी स्वागत करतो। त्याचबरोबर ओमजी उपाध्यायजी यांचेही मी संस्थेच्या वतीने स्वागत करतो। बालमुकुंदजींनी आपल्या थोड्याच आणि मार्गदर्शन बरोबर भाषणातून आपल्याला त्यांनी शोधपत्रिकेचे अनावरण करताना संशोधकांनी पूर्ण देश जो कोरोनाग्रस्त आहे त्याला धैर्याने तोंड द्यावे आणि शोधपत्रिका ही इतिहासाला नवीन दिशा देण्याचं काम शोधांकनाने करावे अशा प्रकारचे त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले। त्यांच्या मार्गदर्शनाला स्मरून मी अशी त्यांना ग्वाही देतो की आम्ही भारतीय संस्कृती आणि भारताचा इतिहास
यासाठीच शोधांकनचा चांगल्या प्रकारे आम्ही यासाठी उपयोग करू. आपल्या प्रमुख व्याख्यानातून माननीय ओमजी उपाध्यायजी यांनी आपल्याला भगवान श्रीरामाबद्दल अतिशय चांगली अशी माहिती आपल्याला सांगितली आहे मराठी, आणि त्याचबरोबर सांगत असताना शोधांकनचा अंक त्यांना मी पाठवला होता. त्यांनी पूर्ण अंक अतिशय पद्धतीनं अभ्यासून आपल्याला काही त्यांनी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत की सर्वप्रथम मराठी, नंतर हिंदी आणि नंतर इंग्रजी या पद्धतीनं पुढील अंक राहील अशी मी संपादक मंडळाच्या वतीनं आपल्याला ग्वाही देतो. आपण ज्या ज्या सूचना या शोधपत्रिकेबद्दल आपण दिलेल्या आहेत त्या सर्व सूचनांचे पालन करून आम्ही पुढील शोधांकांची वाटचाल करू असे मी संपादक मंडळाच्या वतीनं आपणास ग्वाही देतो. आणि माझ्या अध्यक्षीय भाषणाकडे वळतो. सर्वप्रथम अनुराधाताई राजहंस हैदराबादहून आपल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. मी त्यांचंही स्वागत करतो. डॉक्टर अरुणचंद्रजी पाठक सध्या आपल्या मुलाकडे अमेरिकेमध्ये आहेत. तिथूनही त्यांनी आपल्या संस्थेवर प्रेम व्यक्त करून या कार्यक्रमासाठी ते उपस्थित राहिले आहेत. त्यांचंही मी आपल्या संस्थेच्या वतीनं स्वागत करतो. शोधांकनचा संपादक आणि शोधांकनची सर्व संपादकीय टीम यांनी शोधांकनचं काम अतिशय कमी वेळामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे, म्हणून मी संपादक मंडळाचे पण आभार मानतो. याबाबत बोलताना भारतीय संस्कृती ही जगाच्या पाठीवर सर्वश्रेष्ठ संस्कृती होती व आहेच. या संस्कृतीचा वारसा पुढील पिढीकडे सुपूर्द करताना काही अक्षम चुका आणि दुर्लक्षितपणा, पाश्चिमात्यांचे अंधानुकीकरणामुळे आपली संस्कृतीची वाटचाल विस्मरणाकडे चाललेली असताना ती रोखण्यासाठी नव्या उमेदीने, ताठमानेने, प्रेरणादायी सर्वश्रेष्ठ इतिहासाला उजळणी देत संशोधन वर्तमान आणि भविष्यासाठी उपयोगिता या विषयावर प्रत्येक क्षेत्रातील स्वतंत्र संशोधन सर्वांच्या समोर येण्यासाठी शोधांकन हे रिसर्च जनरल एक माध्यम म्हणून वर्ष प्रतिपदेच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू करण्याचे संपादक मंडळाने ठरवले होते, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे शोधांकनचं प्रकाशन हे आज रामनवमीच्या शुभ मुहूर्तावर करण्याचे ठरवले होते. माननीय बालमुकुंदजी पांडे यांनी शोधांकांचे प्रकाशन झाले असे आपल्या भाषणातून त्यांनी व्यक्त केले. भारतात पाश्चिमात्यांनी मॅकाले शिक्षण पद्धतीचा वापर केल्यामुळे भारतीय संस्कृती व शिक्षण पद्धती दुर्लक्षित झाली. तो पाश्चिमात्यांचा एक डावच होता. मात्र आता तो पाश्चिमात्यांचा पगडा झुगारून देऊन खऱ्या अर्थाने भारतीय शिक्षण देणारे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण येत आहे. या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे संशोधक, सांस्कृतिक, जीवनमूल्य आणि सर्व क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. वेद, प्राचीन काळातील अनेक संशोधन शास्त्र हे हजारो वर्षापासून आपल्या वेदातून, पुराणातून त्याचे उल्लेख सापडतात. उदाहरणार्थ रामसेतू हा स्थापत्य कलेचा एक आदर्श पुरावाच म्हणावा लागेल. त्याचबरोबर रामायणातील पुष्पक विमानाचा उल्लेख ही आपल्या स्थानिक इतिहासाचे महत्व त्यामध्ये दिसून येते. गड किल्ले, प्राचीन मंदिरे, वास्तुशास्त्र हेही आपल्या वास्तुशास्त्राच्या साक्ष देतात. प्राचीन इतिहासाची नव्याने ओळख व त्यात अधिक संशोधन हे वर्तमान आणि भविष्याच्या प्रगतीच्या वाटेवर उपयुक्त ठरण्यासाठी याविषयी विचार मंथन होऊन अधिकाधिक संशोधन सर्वांसमोर यावे यासाठीच शोधांकनचा प्रयत्न आहे. आणि इतिहास संकलन संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली शोधांकन हे कार्यरत राहील. त्याचप्रमाणे अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना दिल्ली यांच्या मार्गदर्शनाखाली इतिहास संकलन संस्था महाराष्ट्रात कार्यरत राहील.
विदर्भ, देवगिरी प्रांत आणि खानदेश या प्रांतामध्ये एक चांगल्या प्रकारे 1.5 वर्षामध्ये चांगलं काम सुरू राहू लागलं. मला माझे सहकारी मित्र माननीय रवींद्रजी दादा पाटील जे महासचिव आहेत, नितीनजी सराफ, रश्मीताई, साठेताई आणि सर्व इतर माझे सर्व सहकारी यांच्या सर्व सहकार्यामुळेच मी शोधांकनचे काम आणि इतिहास संकलन संस्थेचे काम करू शकतो. एवढेच बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद दादा. तुमच्या या आभाराने आणि सगळ्या या जबाबदारी आमच्यावर ज्या दिलेल्या आहेत त्या सर्वांना आम्ही उत्कृष्ट पद्धतीने अजून चांगल्या पद्धतीने अजून निभवू याची मी आज ग्वाही देते. इथे फुलांचे मन आज पहा जपले, फुलांचे मन आज पहा जपले, अशा या मंगल प्रसंगी आभार मानते आपले. आता आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यावर आहोत, म्हणजेच आभार प्रदर्शनाकडे आहोत. यासाठी मी महाराष्ट्र प्रांत महासचिव श्री रवींद्रजी पाटील दादा यांना याच्यासाठी आमंत्रित करते. हॅलो, आवाज येतोय? हो दादा. खरं तर औपचारिकता पूर्ण करतो आहे. आभाराचे भार कशाला, हार तुऱ्यांचे सत्कार कशाला, आणि जेव्हा मनामध्ये घर बांधायचं ठरलंच आहे तर त्या मनातल्या घरांना दार कशाला. कुणाचे आभार मानायचे? खरं तर ही सगळी घरचीच माणसं आहेत. मग ओमजी असतील, बालमुकुंदजी असतील, यांच्या सहकार्याने तर खरं आपण खूप मोठं होण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तरी सुद्धा एक औपचारिकता म्हणून पूर्ण करतो. बालमुकुंदजींचा नेहमीचा प्रवास, दगदग ही आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. खरं तर राष्ट्रीय संघटनेचं काम करत असताना वेळेचं खूप मोठं नियोजन करायला लागतं. अशा सगळ्या धावपळीमध्ये सुद्धा बालमुकुंदजी आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला आले, त्यांचे विशेष आभार. ओमजींविषयी काय सांगावं, कधीही फोन करा, चार्मिंग माणूस आहे. प्रचंड व्यस्त असतात. ICHRचं काम करत असताना वेळेचं खूप भान ठेवायला लागतं, टाइम टेबल कदाचित बसत नाही. अशाही प्रसंगामध्ये ओमजींनी आपल्या महाराष्ट्र प्रांताला आपला बहुमूल्य अमोल वेळ दिला. त्यांचे आभार मानतो. ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सगळे काम करतो, तसे राधाकृष्ण जोशी सर, जोशी सरांनी जे काही आपल्याला प्रत्येक वेळेस सहकार्य दिलं, पाठिंबा दिला, त्या जोशी सरांचा आभार मानतो. एकूणच या शोधांकनच्या निमित्ताने त्या शोधांकनच्या संपादक मंडळाने, मग नितीन सराफ असतील, रश्मीताई असतील, शांताताई असतील, पल्लवीताई असतील, विनोद रायपुरे सर असतील, व्यंकटेश लांब सर असतील, या सर्वांनी जी काही कमी वेळात मेहनत घेतली आणि कोरोनाच्या काळामध्ये जे काही सगळं त्याला मूर्तरूप दिलं, संपूर्ण संपादक मंडळाचं पुनश्च एकदा आभार मानतो. गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये संस्थेचं काम संपूर्ण महाराष्ट्रभर वाढवण्यामध्ये स्मिताताई वानखेडे असतील, भारती साठे असतील, अन्य आणखीन त्या क्षेत्रामधली मान्यवर मंडळी असेल, व्यंकटेश लांब सरांचं खूप मोठ्या प्रमाणावरती मार्गदर्शन लाभतं, त्यांचे आभार मानतो. खरं तर या संपूर्ण कार्यक्रम आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे नेहमीच अग्रेसर असतात असे महाराष्ट्र प्रांताचे युवा विभागाचे प्रमुख मान्य रवी साधभाई सर, खरं तर यांचा आभार मानावं तेवढं थोडं आहे. प्रत्येक वेळेस लिंक तयार करणे आणि ती लिंक सगळीकडे पसरवणे, पाठवणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त संस्थेचा, संघटनेचा प्रचार प्रसार कसा होईल असं पाहण्याचं दुहेरी दायित्व त्यांच्याकडे आहे. युवा विभागाचं प्रमुख आणि युवा विभागाचं प्रमुख पद आणि सोशल मीडिया सांभाळणं असं सगळं ते करतात. त्यामुळे रवी साधभाई सरांचे देखील आभार मानतो. आपण महाराष्ट्र प्रांतातून जे काही विविध प्रकारचे लेख शोधांकनसाठी पाठवले आणि आपण नुसते पाठवून थांबला नाही तर त्याच्या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिला, त्यामुळे मी आपला देखील आभार मानतो. पुनश्च एकदा ही सगळी आपलीच माणसं आहेत. या आभारामध्ये मी कायम, या ऋणामध्ये मी कायम राहू इच्छितो. या ऋणामधून मुक्त होणे माझा उद्देश नाही, पण आपण सगळे एकत्र आलेला आहातच तर कुठेतरी औपचारिकता पूर्ण केली पाहिजे. म्हणून मग या कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या नियोजनाचा शेवटचा भाग म्हणून आभार प्रदर्शन असतो. तो मनापासून नाही आहे, या ऋणामध्येच महाराष्ट्र प्रांत राहू इच्छितो. तो आम्हाला तसाच ठेवावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझं आभार प्रदर्शन संपवतो.
मी दादांना खरंच धन्यवाद मानते. आणि अजून एक आज आपल्याकडे प्रांतातले बरेच लोक आहेत, तर त्या निमित्ताने सांगू इच्छिते, हा खरंच फार मोठा बहुमान असेल आमच्यासाठी की राधाकृष्ण जोशी सर आणि रवीजी म्हणजे रवींद्र पाटीलजी, ज्यांना आम्ही दोघांना दादा म्हणतो, या सर्वांचं अमूल्य असं मार्गदर्शन प्रत्येक वेळेला प्रत्येक इतिहास संकलन समितीच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील सदस्याला नेहमी मिळत असतं आणि सदैव ही लोक तत्परही असतात. आणि म्हणूनच हे सगळं काम इतकं सुरळीत चालू शकतं. या सगळ्यांसाठी मी खरंच या दोघांचे मनापासून धन्यवाद मानते. आणि संस्थेच्या सर्व सदस्यांकडनं सुद्धा मला वाटतं नक्कीच या मी ज्या गोष्टी आता सांगते याबद्दल त्यांनाही मनोमन धन्यवाद मानावेसे वाटत असतील आज. यानंतर आपण आता सगळ्यात शेवटच्या पाडावाकडे आहोत. तर प्राध्यापक शैलेश पुराणिक सर अंबाजोगाई यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं पसायदान सुरू करून कार्यक्रमाची सांगता करावी. आवाज येतोय माझा सर्वांना? हो हो दादा. हो दादा येतोय. भाग्यज्ञ तू शावे शोनी मज द्यावे पसाय दान जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो परस्परे जडो मैत्र जीवा दुरितांचे तिमिर जाहो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो देवांशील तो ते लाओ प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्र में जे अलांछन मातंड जेता पहिन ते सर्वाही सर्वसी पूर्ण भूमि लोकी जो आदि पुरुषी अखंड आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विजय हो आवे एथ मने श्री विश्वेश्वरा होईल दान येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला. ओम शांती शांती. धन्यवाद. धन्यवाद दादा. सर्वांचे आभार. आणि हा कार्यक्रम इथे संपन्न झाला असं मी जाहीर करते.